I am Dr. Meenu Jain, Associate Professor and Head, Department of Economics, DAV College for Girls, Yamuna. Today the topic is Adam Smith's theory of economic growth. You all know about Adam Smith. Adam Smith is known as the father of economics. Adam Smith was a Scottish economist, philosopher, and author. Adam Smith wrote two classic works, The Theory of Moral Sentiments and An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations. उन्होंने अपनी बुक An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations में देश की आर्थिक प्रगति की प्रक्रिया के बारे में बताया। प्रत्येक व्यक्ति सेल्फ इंटरेस्ट से प्रेरित होता है। An individual is guided by self interest. एक बेकर आपको ब्रेड दे रहा है तो उसमें वो आपके लिए कोई भलाई का काम नहीं कर रहा, बल्कि उसका उसमें सेल्फ इंटरेस्ट है। वह अधिक धन कमाना चाहता है, इसलिए वो ब्रेड बना रहा है। प्रत्येक व्यक्ति सेल्फ इंटरेस्ट से जब प्रेरित है, ऐसे में सरकार को आर्थिक प्रक्रियाओं में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार को पॉलिसी ऑफ लाइसेंस फेयर को अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में इनविजिबल हैंड ऑपरेट करता है। आर्थिक प्रक्रियाएं अपने आप संतुलन में आ जाएंगी। सरकार को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ही मेंटेन करना चाहिए, आर्थिक क्रियाओं में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब प्रत्येक व्यक्ति सेल्फ इंटरेस्ट से प्रेरित होगा, जब वो अपने धन को अधिक से अधिक करेगा, अपने धन को मैक्सिमाइज करेगा, तो एक देश का धन भी अधिक होगा, क्योंकि wealth of nation is the aggregation of all the individuals living in the country. एक देश के जो नागरिक हैं, उनके धन के कुल को देश का धन कहा जाता है। इस तरह से एडम स्मिथ ने बताया कि एक देश उस समय विकास कर रहा है जब प्रति व्यक्ति धन में वृद्धि होती है। तो एडम स्मिथ adopted a materialistic definition of wealth of nations और उन्होंने wealth को क्या माना? As a flow variable. धन जो है वो कहाँ से आता है? धन के कौन से सोर्सेज हैं? किसी भी वस्तु के उत्पादन में सभी उत्पादन के साधनों का इम्पॉर्टेंट प्लेस है। लैंड, लेबर, कैपिटल, ये साधन जो हैं उत्पादन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, पर इट इज द लेबर विच इज द ट्रू सोर्स ऑफ वेल्थ। ये श्रम है जो धन को क्रिएट करता है। कौन सा लेबर धन को क्रिएट करता है? लेबर दो तरह का होता है, प्रोडक्टिव लेबर और अनप्रोडक्टिव लेबर। प्रोडक्टिव लेबर वो लेबर होता है जो उन गुड्स को प्रोड्यूस करता है जिनको एक्यूमुलेट किया जा सकता है, जिनको हम स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लेबर जो शू बना रहा है, एक लेबर जो पेंसिल बना रहा है, जो पेन बना रहा है, वो लेबर प्रोडक्टिव लेबर है। और वो लेबर जो उन गुड्स एंड सर्विसेज को बना रहा है कि जैसे ही वो उत्पादन करता है, उत्पादन प्रक्रिया में ही हम उसकी सर्विसेज को
यूज कर लेते हैं, उसके द्वारा बनाई सर्विसेज को हम एक्यूमुलेट नहीं कर सकते, वो लेबर अनप्रोडक्टिव लेबर है। फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक सर्वेंट अनप्रोडक्टिव लेबर है। जब स्टैटिक कंडीशंस पाई जाती हैं, ऐसे में लेबर, प्रोडक्टिव लेबर उतनी ही वैल्यू को क्रिएट करता है जो उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए जरूरत होती है। सिंपल वर्ड्स में प्रोडक्टिव लेबर अपनी वेजेस के बराबर ही वैल्यू को क्रिएट करता है। डायनामिक सोसाइटी में प्रोडक्टिव लेबर अपनी वैल्यू से अधिक का उत्पादन करता है। वेल्थ को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? वेल्थ को हम दो तरह से इंक्रीज किया जा सकता है। वेल्थ कैन बी इंक्रीज बाय नंबर 1 प्रोडक्टिव वर्कर्स के नंबर को बढ़ाकर, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रोडक्टिव वर्कर्स, और सेकेंड है वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर धन को बढ़ाया जा सकता है, by increasing the productivity of labor. प्रोडक्टिविटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। डिवीजन ऑफ लेबर किसे कहा जाता है? जब एक काम को कई सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और वो सब पार्ट जो है वो अलग अलग पर्सन्स को दे दिया जाता है। एग्जाम्पल दिया एडम स्मिथ ने कि 10 वर्कर्स एक फैक्ट्री में हैं, पेन्स बनाते हैं, 20 पेन्स ही एक दिन में बना पाएंगे, एक वर्कर 20 पेन्स ही बना पाएगा और टोटल 200 पेन्स जो हैं वो बनेंगे। और अगर पेन्स बनाने का काम जो है डिवाइड कर दिया जाए, कोई उस वायर को स्ट्रेट करेगा, कोई कट करेगा, अगर ऐसे किया जाता है तो एडम स्मिथ ने बताया कि वो ही 10 वर्कर्स जो हैं 48,000 पेन्स एक दिन में बनाएंगे। आपने देखा होगा शॉप्स में कि एक शॉप ऐसी है टेलर की जो सारा काम खुद करता है, कटिंग भी खुद करता है, स्टिच भी उसे खुद करता है, बटन्स भी लगाता है और पैक करके वो आपको देता है। और दूसरी शॉप ऐसी है जहाँ पे कटिंग कोई और करता है, स्टिचिंग कोई और करता है, बटन्स कोई और लगाता है, पैक करके कोई और देता है। तो सेकंड शॉप में क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर है, तो सेकंड शॉप में ज्यादा प्रोडक्शन होगा। डिवीजन ऑफ लेबर से 3 तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं? नंबर 1, इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, डेक्सटेरिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि एक काम को अगर आप बार बार करोगे तो उसको बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। और टाइम बचता है, एक टास्क से दूसरे टास्क में शिफ्ट करने से समय खराब होता है, तो सेविंग ऑफ टाइम है। और एक काम को जब आप बार बार करते हो तो उसको आप जल्दी भी कर लेते हो। थर्ड बेनिफिट मिलता है इन्वेंशन ऑफ बेटर मशीन्स। जब आप वो काम करते हो तो क्या होता है, आपको पता चलता है कि यहाँ पर इस तरह से काम करने पर ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो सकती है, तो आप बेटर मशीन्स जो हैं उनकी आविष्कार होता है। डिवीजन ऑफ लेबर साइज ऑफ मार्केट पर डिपेंड करता है। बाजार का आकार अगर बड़ा होगा तो डिवीजन ऑफ लेबर अधिक होगा। 2 टेलर की शॉप्स मैंने आपको बताई। फर्स्ट वाला केस जो मैंने आपको बताया कि जहां पे वो सारा काम खुद कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि वहां पर साइज ऑफ मार्केट क्या है? छोटा है। वहां पर एक्सचेंज कम हो रहा है, उससे के पास कम कस्टमर्स आ रहे हैं। और सेकंड शॉप में क्या है? वहां पर साइज ऑफ मार्केट ज्यादा है, इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर वहां पर ज्यादा है। तो क्या होगा? अगर ट्रेड ज्यादा होगा तो साइज ऑफ मार्केट भी अधिक होगा, डिवीजन ऑफ लेबर होगा
और अधिक कैपिटल जो है वो जनरेट होगी। डिवीजन ऑफ लेबर कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1, मार्केट का साइज बड़ा होना चाहिए, ट्रेड फ्री होना चाहिए, नेचुरल लिबर्टी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। कैपिटल एक्युमुलेशन अधिक होगा तो डिवीजन ऑफ लेबर भी अधिक होगा, और ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट अगर अधिक है, अधिक शहरों का विकास होता है तो डिवीजन ऑफ लेबर भी अधिक होगा। तो इस तरह से एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक ग्रोथ के 3 डिटर्मिनेंट्स बताए। नंबर 1, कैपिटल एक्युमुलेशन, बाजार का आकार, एक्सटेंट ऑफ मार्केट, और थर्ड उन्होंने बताया साइज ऑफ प्रोडक्टिव लेबर। कैपिटल एक्युमुलेशन आर्थिक विकास में क्रूशियल वेरिएबल है और नेसेसरी कंडीशंस हैं। कैपिटल एक्युमुलेशन से प्रोडक्टिव लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलती है और डिवीजन ऑफ लेबर पॉसिबल होता है। कैपिटल स्टॉक में किन गुड्स को इंक्लूड किया जाता है? उन गुड्स को इंक्लूड किया जाता है जो प्रोडक्टिव वर्कर्स के मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और इसमें मटेरियल एंड मशीन्स को इंक्लूड किया गया है। कैपिटल एक्युमुलेशन किस पे डिपेंड करता है? कैपिटल एक्युमुलेशन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। कैपिटल एक्युमुलेशन कौन करता है? कैपिटलिस्ट और लैंडलॉर्ड्स के द्वारा किया जाता है। लेबर क्लास जो है वो सेविंग्स नहीं कर सकती। लेबर क्लास इज इनकैपेबल ऑफ डूइंग सेविंग्स। लेबर क्लास सेविंग्स क्यों नहीं कर सकती? उन्होंने कहा कि वेजेस जो हैं वो किसके बराबर होती हैं? सब्सिस्टेंस वेजेस पाई जाती हैं जो कि वर्कर्स को मेंटेन करने के लिए ही सफिशिएंट होती हैं। स्टेशनरी स्टेट में सब्सिस्टेंस वेजेस पाई जाएंगी, और जब कैपिटल एक्युमुलेशन हो रहा होगा ऐसे में वेजेस बढ़ेंगी तो किस पर डिपेंड करेंगी? कैपिटल एक्युमुलेशन पर और पॉपुलेशन पर डिपेंड करेंगी। जब लेबर की डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है? वेजेस भी बढ़ती हैं। वेजेस के बढ़ने पर जनसंख्या अधिक होती है। पॉपुलेशन के अधिक होने पर सप्लाई ऑफ लेबर भी बढ़ता है, और जब सप्लाई बढ़ जाती है तो वेजेस कहां पर दोबारा? सब्सिस्टेंस वेजेस जो हैं दोबारा से आ जाती हैं। तो वेजेस जो हैं दैट इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो जनसंख्या किस पर निर्भर करती है? वेजेस पे निर्भर करती है। अगर वेजेस, एक्चुअल वेजेस अगर सब्सिस्टेंस वेजेस से अगर ज्यादा हैं तो पॉपुलेशन अधिक होगी, और अगर एक्चुअल वेजेस सब्सिस्टेंस वेजेस से कम है तो पॉपुलेशन विल डिक्रीज। अब हम डायग्राम में देखेंगे। डायग्राम में OY एक्सिस एंड OX एक्सिस हैं। OY एक्सिस पे हमने वेजेस को लिया है, OX एक्सिस पे हमने वर्किंग पॉपुलेशन को लिया है। ये डिमांड फॉर लेबर है। अब हम सप्लाई ऑफ लेबर, E पॉइंट पे दोनों इक्वल हैं और W वेजेस हैं। अब क्या हुआ? इकोनॉमी में डिमांड फॉर लेबर अधिक हुआ, जिसके कारण से वेजेस जो हैं बढ़ जाएंगी। वेजेस के बढ़ने पर जनसंख्या अधिक होगी, सप्लाई ऑफ लेबर अधिक होगा, और वेजेस दोबारा से पुराने स्तर पर आ जाएंगी। ऐसे ही ये चलता रहेगा। डिमांड लेबर की बढ़ गई, सप्लाई ऑफ लेबर अधिक हो जाएगा क्योंकि वेजेस में इंक्रीज हुआ है, और सप्लाई के बढ़ने पर क्या होगा?
वेजेस दोबारा से पुराने स्तर पर आ जाएंगी। T1 पॉइंट ये दिखा रहा है कि वेजेस में इंक्रीज हुआ है। E1, E2 पॉइंट्स ये दिखा रहे हैं कि वेजेस दोबारा से जीवन निर्वाह स्तर पर आ जाती हैं। इस स्लाइड में मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड में भी डायग्राम को एक्सप्लेन किया हुआ है। आर्थिक विकास का क्या सीक्वेंस होता है? अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र में पहले सरप्लस होता है, वहां इनकम में वृद्धि होती है, लोगों की परचेजिंग पावर अधिक हो जाती है, वो अधिक डिमांड करते हैं, वस्तुओं की अधिक डिमांड होने के कारण से अधिक ट्रेड और कॉमर्स में डेवलपमेंट होती है और इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है और एक देश में विकास होता है। फार्मर्स, प्रोड्यूसर्स, बिजनेसमैन ये ग्रोथ एजेंट्स हैं। ग्रोथ प्रोसेस इनके द्वारा इनिशिएट की जाती है। ये लोग प्रोडक्टिव लेबर को रोजगार देते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर होता है जिसके कारण से प्रोडक्टिव लेबर का नंबर जो है वो बढ़ता चला जाता है। अब हम इस प्रक्रिया में देखेंगे कि प्रोडक्टिव लेबर को रोजगार मिला, श्रम विभाजन हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, प्रोडक्टिविटी अधिक हुई, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल अप्लाई हुआ, अधिक प्रॉफिट्स हुए, प्रॉफिट्स के अधिक होने पर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अधिक हुआ, अधिक कैपिटल एक्युमुलेट होगा जिसके कारण से अधिक मशीन्स और मटेरियल्स लिए जाएंगे, फिर लेबर की डिमांड अधिक हो जाएगी। तो इस तरह से ये प्रक्रिया जो है वो चलती चली जाएगी। अब हम डायग्राम में देखेंगे, ओ एक्स एक्सिस पे हमने प्रोडक्टिव वर्कर्स को लिया है, ओ वाई एक्सिस पे प्रोडक्ट को लिया है और ओ वाई वन पे हमने कैपिटल स्टॉक को लिया है। अब ग्रोथ एजेंट्स ने इतना कैपिटल एक्युमुलेट किया, इतना उन्होंने इन्वेस्ट किया जिसके कारण से क्या होगा, प्रोडक्टिव लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और इतना प्रोडक्शन होगा। तो अब जो है ये वाला एरिया, दिस एरिया, ये टोटल प्रोडक्शन इतना हुआ। इस प्रोडक्शन में से इतना पार्ट वेजेस के रूप में चला गया और ये पार्ट जो है ये सेविंग्स हुई, इन्वेस्टमेंट हुआ और इसे कैपिटल स्टॉक्स में एंटरप्रेन्योर्स ने ऐड किया। अब कैपिटल स्टॉक में वृद्धि हो गई जिसके कारण से प्रोडक्टिव लेबर्स को एम्प्लॉयमेंट मिला, प्रोडक्शन अधिक हुआ। अब इतना पार्ट वेजेस के रूप में चला गया और ये ऊपर वाला पार्ट जो है कैपिटल स्टॉक में ऐड हो गया। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती जाएगी, कैपिटल स्टॉक में वृद्धि होती जाएगी, लेबर का नंबर बढ़ता चला जाएगा और प्रॉफिट्स जो हैं वो अधिक होते चले जाएंगे। तो इस तरह से ये प्रक्रिया जो है विकास की प्रक्रिया चलती चली जाएगी। इस स्लाइड में मैंने आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन किया है। ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? ये प्रक्रिया एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी। दो कारण से खत्म हो जाएगी। एक तो जब नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो कम हो जाएंगे और सेकेंड जब लाभ में कमी हो जाएगी। लाभ में दो कारण से कमी होती है। नंबर वन है कि एंटरप्रेन्योर्स के बीच में कंपटीशन अधिक हो जाता है जिसके कारण से प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। तुमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था कि अगर किसी प्रोडक्ट के बनाने में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अगर हो रहे हैं तो नए एंटरप्रेन्योर्स इसमें एंटर कर जाएंगे और प्रॉफिट्स कम होते चले जाएंगे। सेकेंड कारण है कि डिमांड फॉर लेबर जब बढ़ रही है उसके कारण से वेजेस भी इंक्रीज हो रही हैं
और जब वेजेस ज़्यादा होती हैं इसका मतलब है प्रॉफिट्स क्या हो रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रॉफिट कम हो रहे हैं। कंट्री में इतनी ज़्यादा निवेश की अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो नहीं पाई जाती, अधिक पूंजी संचय हो रहा है, तो अधिक पूंजी संचय को अधिक निवेश की अवसर की रिक्वायरमेंट होती है, तो किसी भी देश में इतनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं पाई जाती, जिसके कारण से प्रॉफिट्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। प्रॉफिट्स कम होते चले जाएंगे प्रतियोगिता के कारण से, कंपटीशन के कारण से, और अल्टीमेटली हम कहाँ पहुंच जाएंगे, स्टेशनरी स्टेट पे पहुंच जाएंगे। वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, रेंट अधिक होता है और वेजेस का शेयर अधिक होता है। अब हम डायग्राम में देखेंगे। डायग्राम में ओ वाई एक्सिस है, ओ वाई एक्सिस पे टोटल प्रोडक्ट माइनस रेंट को लिया गया है, ओ एक्स एक्सिस पे पॉपुलेशन को लिया गया है, और ये कर्व वेजेस को इंडिकेट कर रहा है। ये टोटल प्रोडक्ट माइनस रेंट है। इस पर कितनी वेजेस एंड कितना प्रॉफिट है आप देखो। इस पॉइंट पर ये वेजेस हैं और इतना शेयर जो है प्रॉफिट्स का है। जो प्रॉफिट्स हैं ये कम होते जा रहे हैं। इस पॉइंट पे आप देखो, ये वेजेस हैं और ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट पहले से कम है। तो इस तरह से प्रॉफिट्स जो हैं वो कम होते चले जाएंगे और स्टेशनरी स्टेट पर प्रॉफिट्स क्या हो रहे हैं, प्रॉफिट्स जीरो हो रहे हैं। तो ये स्टेशनरी स्टेट है, यहाँ पर प्रॉफिट्स जो हैं वो मिनिमम होते हैं। कैपिटल एक्युमुलेशन जो है इस पॉइंट पर नहीं होती, पॉपुलेशन स्टेशनरी हो जाती है, वेजेस सबसिस्टेंस लेवल पर होती हैं और उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होता, और लाइफ जो है ऐसी स्टेट में मुश्किल हो जाती है। इस मॉडल को क्रिटिसाइज किया गया है। एडम स्मिथ ने कहा, इकोनॉमी में दो सेगमेंट से पाए जाते हैं, कैपिटलिस्ट एंड लेबर क्लास, जबकि अर्थव्यवस्था में एक और ग्रुप पाया जाता है, मिडिल क्लास, जो कि आर्थिक विकास में क्रूशियल रोल प्ले करता है। सेकेंड पॉइंट, लाइसेंस-फेयर, ये अनरियलिस्टिक है। बहुत सारे मैटर्स इंटरनल और एक्सटर्नल ऐसे होते हैं जिसमें गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की जरूरत पड़ती है। लोगों के कल्याण के लिए सरकार को आर्थिक क्रियाओं में भी हस्तक्षेप करना पड़ता है। इस मॉडल में एंटरप्रेन्योर्स के रोल को इग्नोर किया गया है। एंटरप्रेन्योर्स तरह तरह की इनोवेशंस करते हैं अपने प्रॉफिट्स को अधिक करने के लिए। इसमें एंटरप्रेन्योर्स के रोल को इग्नोर किया गया है। इस मॉडल में बताया गया है कि अकेले कैपिटलिस्ट और लैंडलॉर्ड्स ही सेविंग करते हैं, जो कि गलत है। ये मॉडल अंडर 12 कंट्रीज में अप्लाई होता है, बट इसकी एप्लीकेबिलिटी लिमिटेड है, क्योंकि इन कंट्रीज में बाजार का आकार छोटा होता है, लोग उपभोग पर अधिक खर्च करते हैं और यहाँ उत्पादन कम होता है। स्टेशनरी स्टेट को भी क्रिटिसाइज किया गया है। परफेक्ट कंपटीशन नहीं पाया जाता। आपको मालूम है कि परफेक्ट कंपटीशन रियल मार्केट नहीं है, हाइपोथेटिकल मार्केट है, जो कि वास्तव में नहीं होती है। ये मॉडल स्टैटिक मॉडल है। We will conclude by saying कि एडम स्मिथ ने इम्प्रूव टेक्नोलॉजी पर, डिवीजन ऑफ लेबर पर, मार्केट के साइज की एक्सपेंशन पर एम्फेसाइज किया, जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में कॉर्नरस्टोन है पॉलिसीज का।
जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जिनकी बहुत अधिक जरूरत है. नाउ frequently asked questions about this model. ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एडम स्मिथ की थ्योरी से रिलेटेड है. ये शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चंस हैं. It's all about the Adam Smith theory of growth. Thank you.